अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को हम एज अ रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, हम उन्हें डिहाइड्रेट कराएंगे और वहाँ से अल्कीन प्रिपेयर करेंगे। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अल्कोहल का फार्मूला क्या है। तो हमारे पास ये अल्कोहल मौजूद है। ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, COH बॉन्ड बन रहा है। सेकेंड वन हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, कि आप अल्कोहल में से वाटर रिमूव करा रहे हैं। अल्कोहल में से वाटर रिमूव कराने के लिए हमें कौन सी कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी? एसिड कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा और डिहाइड्रेशन के नतीजे में बनती है अल्कीन और साथ हमारे पास वाटर, जैसे कि वाटर रिमूव हो जाता है तो एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर मौजूद होता है। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसका मतलब है कि अल्कोहल से अल्कीन बन सकती है तो वापस अल्कीन से अल्कोहल भी बन सकता है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन मीन्स हम अल्कोहल से ये H और OH वाटर को रिमूव करा देते हैं। एडजेसेंट एटम से प्रोटॉन का और हाइड्रोक्सिल का रिमूवल कराते हैं, जिससे इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। इस तरह से हमारे पास अल्कीन बनती है। लेकिन अल्कीन के अंदर जो वाटर है वो अगर दोबारा ऐड हो जाए तो दोबारा हमारे पास अल्कोहल्स बन जाते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन कंडीशंस को कंट्रोल करना होता है। कुछ इस तरह से इस रिएक्शन को परफॉर्म करना होता है कि हमारे पास अल्कीन बने। ऐसा कैसे किया जा सकता है? डिहाइड्रेशन को हम कैसे फोर्स कर सकते हैं? हम एक्चुअली अगर मिक्सचर में से अल्कीन निकालते जाएं, साथ साथ क्योंकि अल्कीन लो बॉइलिंग है, अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई बॉइलिंग लिक्विड्स हैं। अल्कीन जो है वो रिमूव हो जाएगी सिस्टम से। जब अल्कीन रिमूव हो जाएगी तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करता जाएगा, मतलब अल्कोहल ज़्यादा से ज़्यादा अल्कीन में कन्वर्ट होता जाएगा। अब हम देखने क्या जा रहे हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म, कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, यहाँ पे एसिड का क्या काम होता है। तो आप सबसे पहले देखें, ये हमारे पास अल्कोहल मौजूद है। अल्कोहल के साथ हम जो एसिड यूज़ कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के लिए, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये दोनों हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। These are the agents used for dehydration। तो आप अल्कोहल के साथ एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराना अल्कोहल की, तो अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा जिसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन जनरेट हो जाएगी। आप प्रोडक्ट के अंदर देख सकते हैं, और उसके साथ हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ बाईसल्फेट आयन जनरेट होता है। ये चीज़ें कैसे बनती हैं, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, अल्कीन एक्चुअली बनती कैसे है, इसका मैकेनिज़्म हम देखने जा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ की मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म का नाम है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल। हम अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के अंदर जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है उस मैकेनिज़्म का नाम है E1 मैकेनिज़्म, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज़्म। एलिमिनेशन रिएक्शंस को आप 10th चैप्टर में जाके भी डिटेल से पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर एलिमिनेशन कराई जाती है, तो यहाँ पे अल्कोहल्स के अंदर हम एलिमिनेशन कराएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन दिस मैकेनिज़्म इज़ द प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट इन द अल्कोहल। ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का फार्मूला ही हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। हाइड्रोक्सिल इज़ अ बैड लिविंग ग्रुप, इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इसे प्रोटोनेट कराया जाता है। तो
अल्कोहल के अंदर मौजूद हाइड्रोक्सल की प्रोटोनेशन कैसे कराई जाती है? बाय द यूज़ ऑफ एन एसिड। एसिड का काम क्या होता है? वो हमेशा प्रोटॉन डोनेट करता है। तो यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप के अंदर मौजूद ऑक्सीजन का लॉन पेयर जो है वो एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और एसिड के अंदर क्योंकि OH बॉन्ड मौजूद है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड जो है वो O पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा एज अ प्रोडक्ट? हमारे पास अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोक्सल था वो OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो यूनिट था वो OH2 पॉजिटिव हो गया, और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय यहाँ पे रह गया सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस बची है, जो कि है HSO4 बाईसल्फेट आयन। ये एक बाईसल्फेट आयन है जिसे हम कहते हैं एसिड की कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट ईयर के 8th चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि अगर एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो अपनी कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? एसिड जब अपना प्रोटॉन दे देता है तो वो जिस यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डीप्रोटोनेशन, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस HSO4 नेगेटिव। क्योंकि अब इसके अंदर ये कॉन्जुगेट बेस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इस मॉइटी के अंदर, इस स्पीशी के अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मौजूद है। ये हम जनरल मैकेनिज्म करा रहे हैं। द नेक्स्ट वन स्टेप इज़ आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हमारे पास पहले तो चीज़ है, कार्बोकेटाइन जनरेट कैसे होगा? हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो बैड लिविंग ग्रुप था, लेकिन हमारे पास जो ग्रुप बना है OH2 पॉजिटिव, ये गुड लिविंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना पसंद नहीं करती। तो क्या करेंगी? वो इस बॉन्ड को ऑक्सीजन अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा, जिसके नतीजे में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो मॉइटी थी पूरी की पूरी ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी सिस्टम से। तो हमारे पास एक वाटर रिमूव हो गया, डिहाइड्रेशन तो यहीं पे हो चुकी है, लेकिन उसके साथ हमारे पास अल्कीन की बजाय कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। हम तो कह रहे थे कि अल्कीन जनरेट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि अल्कीन कैसे बनती है। द थर्ड स्टेप इज़ डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो डीप्रोटोनेशन कैसे होगी? वाटर, अब ये जो कार्बोकेटाइन है, आप ये सोच रहे होंगे कि इससे वाटर क्यों प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है? हालांकि वाटर जो है वो क्योंकि एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एसिडिक मीडियम में एज अ बेस बिहेव करता है और बेसिक मीडियम में एज एन एसिड रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे वाटर जो है वो एज अ बेस एक्ट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। कहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा? जो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये कार्बन जो है जो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, उससे नेक्स्ट कार्बन, उसका बिल्कुल जो साथ वाला कार्बन होता है, उसका एडजेसेंट कार्बन जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से वाटर प्रोटॉन रिमूव करेगा, ताकि वो जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाए दोनों कार्बन्स के दरमियान, और हमारे पास जनरेट हो जाए अल्कीन। अब यहाँ पे देखिए आपके पास साथ बना है हाइड्रोनियम आयन। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर कौन सी बाई प्रोडक्ट थी? बाईसल्फेट बना था HSO4 नेगेटिव, और लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और अल्कीन जनरेट हुई है। तो अभी चलते हैं हम अपने टोटल रिएक्शन की तरफ, जिसके अंदर अल्कोहल का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ था तो वहाँ पे अल्कीन, साथ हाइड्रोनियम आयन और साथ बाईसल्फेट आयन जनरेट हुआ था। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये तो था, हमारे पास एक जनरल मैकेनिज़्म। अब हम इस अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल अगर एज्यूम कर लें तो प्राइमरी अल्कोहल ये हो सकता है अगर ये कार्बन जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो हाइड्रोक्सल के साथ अटैच है, ये मज़ीद दो हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ी हो रादर देन कार्बन्स। कार्बन्स की बजाय अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन के नतीजे में अल्कीन बन रही है। तो यहाँ पे सारे अगर हाइड्रोजन्स होंगे तो ये हमारे पास इथीन है। नेक्स्ट हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम 2-ब्यूटानोल के अंदर डिहाइड्रेशन कराने जा रहे हैं। ऐसा क्यों करवा रहे हैं? यहाँ पे आप देखें 2-ब्यूटानोल का स्ट्रक्चर ये मौजूद है, और 2-ब्यूटानोल ही स्पेसिफिकली हम क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे आप देखें वो कार्बन जो कि हाइड्रोक्सल के साथ अटैच है, वो डायरेक्टली दो कार्बन्स के साथ अटैच है, लेफ़्ट और राइट पे उसके दो कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। इसका मतलब है कि ये कार्बन आगे हाइड्रोक्सल के साथ अटैच है, क्योंकि तो ये कार्बन हमारे पास
ये हमारे पास जो अल्कोहल जनरेट, ये जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो ये अल्कोहल हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर प्रोटोनेशन कराएंगे, उसी तरह से मैकेनिज़्म वही होगा। अल्कोहल की प्रोटोनेशन के नतीजे में OH2 पॉजिटिव बनता है हमारे पास। प्रोटोनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, वही होगा डिहाइड्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। जब वाटर रिमूव हो गया तो हमारे पास पीछे कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब इस कार्बोकेटाइन की स्पेशलिटी क्या है, ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे देखें वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ मौजूद है, के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, उसके साथ ही वाटर रिमूव होता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से अगर हम कार्बोकेटाइन के अंदर डी प्रोटोनेशन कराते हैं ताकि अल्कीन जनरेट हो, तो डी प्रोटोनेशन हम कैसे कराएंगे। वाटर जो है वो डी प्रोटोनेशन के लिए एज आ बेस एक्ट करता है, लेकिन अब देखना ये है कि वो कार्बन जो कि कार्बोकेटाइन की फॉर्म में मौजूद है उसके लेफ़्ट और राइट पे 2 एडजेसेंट कार्बन्स मौजूद हैं और दोनों कार्बन्स डिफरेंट हैं। एक कार्बन मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में है, एक कार्बन मिथाइलिन ग्रुप की फॉर्म में है, एक CH3 की फॉर्म में है, एक CH2 की फॉर्म में है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, तो यहाँ पे आप देखिए कि वाटर जो है वो एलिमिनेशन कराएगा, तो वो मिथाइलिन से, मिथाइलिन वाले हाइड्रोजन्स को हमने ग्रीन कर लिया है, उसका कलर चेंज कर लिया। मिथाइलिन वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा वाटर प्रोटॉन की फॉर्म में, ये बॉन्ड जो है वो दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट होकर हमारे पास अल्कीन बन जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी, 2 चॉइसेस थी कि कार्बोकेटाइन के लेफ़्ट या राइट साइड किसी भी साइड से हाइड्रोजन रिमूव हो, तो आपने इसी साइड से हाइड्रोजन क्यों रिमूव कराया। एक्चुअली यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप की फॉर्म में कार्बन मौजूद है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो CH2 का हाइड्रोजन है, तो उस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। प्रेफरेबली उस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। हमारे पास 2 चांसेस थे, ये दोनों कार्बन्स अवेलेबल थे कि इन दोनों से, क्योंकि दोनों जो है वो डायरेक्टली हमारे पास बीटा कार्बन्स बने, इन दोनों से हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन रिमूव किया जा सकता था, इन दोनों से डी प्रोटोनेशन कराई जा सकती थी, और पॉसिबिलिटी भी है कि या तो इस साइड से डी प्रोटोनेशन हो या इस कार्बन से डी प्रोटोनेशन हो, लेकिन प्रेफरेंशली उस कार्बन से डी प्रोटोनेशन होती है जिसके साथ कम हाइड्रोजन हो, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हो, वहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होती है। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, ये जो बॉन्ड था हाइड्रोजन के प्रोटॉन के रिमूवल के बाद ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हो गया और हमारे पास एक ऐसी अल्कीन बनी है जिसका नाम तो है 2-ब्यूटीन, क्योंकि इसके दोनों साइड पे C डबल बॉन्ड C, हमारे पास जो डबली बॉन्डेड 2 कार्बन्स हैं उनके दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के दरमियान C डबल बॉन्ड C मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं 2-ब्यूटीन, इसे नाम देते हैं क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं अल्कीन्स का। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि हमारे पास लिटिल प्रोबेबिलिटी है, लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मिथाइल से हाइड्रोजन रिमूव होता। अगर हमारे पास मिथाइल से हाइड्रोजन रिमूव होता तो हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट बनती थी जिसके अंदर हमारे पास 1-ब्यूटीन जनरेट हो रही। तो एक्चुअली हमारे पास एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ऊपर वाली देखें आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे जो अल्कीन है वो मोर सब्सटीट्यूटेड है, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, जबकि ये वाली जो अल्कीन है ये लीस्ट सब्सटीट्यूटेड है, लेस सब्सटीट्यूटेड है उसके मुकाबले में। अगर हम मिथाइल से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे पास टर्मिनल अल्कीन बनती है। ये वाली जो अल्कीन है दिस इज़ द टर्मिनल अल्कीन, जबकि ऊपर वाली जो अल्कीन है वो हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन बन रही है। तो बस 2 प्रोडक्ट्स की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होगी वो ऊपर वाली होगी, जो कि जिस प्रोडक्ट के अंदर मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बन रही है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का। हम ये कहते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो हम यहाँ पे हमने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देखा है, तो इस तरह से हम एक टर्शरी अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन कराते हैं ताकि हम टर्शरी अल्कोहल के अंदर टर्शरी कार्बोकेटाइन को स्टडी कर सकें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक कार्बोकेटाइन मौजूद है
दिस इज़ द टर्शरी अल्कोहल मौजूद है। तो टर्शरी अल्कोहल के अंदर जब हम सबसे पहले प्रोटोनेशन कराते हैं तो हमारे पास उसी तरह से प्रोटोनेटेड फॉर्म बनती है टर्शरी अल्कोहल की, साथ कॉन्जुगेट बेस बनती है एसिड की, वो एसिड जिसने प्रोटॉन दिया था फॉर प्रोटोनेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन के नतीजे में यहाँ पे देखें आपके पास टर्शरी अल्कोहल टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब इसे टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों कहते हैं, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। दिस इज़ द टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के अंदर मैकेनिज़्म तो एक ही है, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो। वन मैकेनिज़्म है एलिमिनेशन का जो मैकेनिज़्म है। लेकिन रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं और बहुत कम रिएक्टिव हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर हम अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी अल्कोहल्स हैं, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल्स जब डिहाइड्रेट होते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। जब ये डिहाइड्रेट होगा तो हमारे पास बनेगा क्या, टर्शरी कार्बोकेटाइन। दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, प्रोटॉन निकलेगा, रिमूव होगा, तो हमारे पास बनेगी अल्कीन। अब हम देख सकते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें तीनों बीटा पोजीशन पे तीनों मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन वो थी जिसके साथ हाइड्रोक्सल है, अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन थी जिसके साथ हाइड्रोक्सल अटैच है, एडजेसेंट कार्बन जो है वो बीटा कार्बन होगी। लेकिन इन तीनों में से कोई भी बीटा कार्बन है क्योंकि तीनों डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ से जहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा हमारे पास प्रोडक्ट सिमिलर बनेगी। तो यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड या लेफ्ट सब्सटीट्यूटेड अल्किल फॉर्मेशन का चांस नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनेगी। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है जिससे हाइड्रोनियम आयन जनरेट होता है और उसके साथ हमारे पास अल्कीन बनती है। तो इस मैकेनिज़्म को पढ़ने के बाद एक चीज़ आपको बताती चलूँ, ये जो कार्बोकेटाइन होता है ना, ये एक अच्छा एसिड होता है। डिहाइड्रेट होने के बाद ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये एक अच्छा एसिड है। एसिड अच्छा कैसे है, ये प्रोटॉन दे सकता है, चाहे इससे प्रोटॉन बेस ले, वो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस हो या फिर वो वाटर हो, कोई भी डीप्रोटोनेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा एसिड था, ये प्रोटॉन दे सकता था, चाहे वाटर इससे प्रोटॉन ले या कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले। अब कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्यों प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रही यहाँ पे प्रेफरेबली, क्योंकि वो डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स की में एग्जिस्ट कर सकती है, जिसकी वजह से कुछ हद तक स्टेबल है। ये एक वीक बेस है डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स की वजह से, डिफरेंट कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो 9th चैप्टर के अंदर हम कॉन्जुगेशन को, रेजोनेंस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बल्कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।